दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब बच्चों की सौतेली माँ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में कृति और श्रुति नाम की दो बहनें रहती थीं। बचपन में ही उन दोनों की माँ गुजर गई थी और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उन दोनों की दूसरी माँ का नाम सुरीली था। पर शादी के कुछ दिनों बाद ही कृति और श्रुति के पिता की भी मौत हो जाती है और वो दोनों बहनें बिल्कुल अकेली रह जाती हैं। सुरीली उन दोनों बहनों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी और घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन की बात है, कृति खाना बना रही होती है, तभी वो अचानक जल जाती है और जलने की वजह से वो जोर जोर से रोने लगती है। कृति को रोता हुआ देखकर श्रुति कृति के पास भागकर आती है और कृति से कहती है, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो? मैं खाना बना रही थी तो जल गई और अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है और इसी वजह से मैं रो रही हूँ। आप रो मत दीदी, मैं अभी माँ को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर श्रुति भागकर अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और सुरीली से कहती है, माँ, कृति दीदी जल गई है, आप उसे चलकर देख लीजिए ना। तो मैं क्या करूँ, वो तेरी बहन है, तू देख जाकर उसे। मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है, मेरे पास क्यों आई है? तेरे बाप से शादी करके मेरी तो किस्मत ही फूट गई, अब जा यहाँ से। अपनी सौतेली माँ की बातों को सुनकर श्रुति वहाँ से चली जाती है और कृति से आकर कहती है, आप चिंता मत करो दीदी, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। और ये कहकर श्रुति घर से बाहर चली जाती है। कुछ देर के बाद जब श्रुति लौटकर घर आती है तो उसके हाथ में एक दवाई होती है और श्रुति दवा लाकर कृति को दे देती है। कृति उस दवाई को अपने जले हुए हिस्से पर लगा लेती है और फिर श्रुति से कहती है, तुम ये दवाई कहाँ से लेकर आई हो? क्योंकि हमारे पास तो रुपए होते ही नहीं हैं। मैं ये दवा अपने पैसे से लेकर आई हूँ दीदी, क्योंकि हमारी सौतेली माँ तो हमारे ऊपर एक भी रुपया खर्च नहीं करती, उल्टा दिन भर हमें कोसती रहती है। ये मेरी पॉकेट मनी थी जो मैंने काम करके इकट्ठा की थी और उसी से आपके लिए दवाई लेकर आई हूँ। तुम अपने पैसे से क्यों मेरे लिए दवा लेकर आई? वैसे भी तुम्हारे पास भी तो पैसे नहीं हैं और हमारे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और पिताजी इन्हें हमारे लिए छोड़ गए, जो आज हम पर बहुत ही अत्याचार करती हैं। हमसे पूरे घर का काम करवाती हैं और फिर हमें सिर्फ एक वक्त का खाना खाने के लिए देती हैं। आप चिंता मत करो दीदी, मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं आपको यहाँ से दूर लेकर चलूंगी, फिर हम लोग आराम से रहेंगे। मुझे बस थोड़ी बड़ी हो जाने दो दीदी। इसके बाद श्रुति कृति को आराम करने के लिए कह देती है और खुद काम करने लगती है। तभी वहाँ पर उनकी सौतेली माँ सुरीली आ जाती है और उन दोनों से कहती है, अभी तक तुम दोनों खाना नहीं बना पाई हो? कितना समय हो गया है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ। बस थोड़ी देर और माँ, अभी मैं खाना बनाने जा ही रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना, कृति दीदी जल गई हैं और इसीलिए थोड़ी देर हो गई। तुम लोगों का रोज का यही ड्रामा रहता है, कभी तुझे कुछ हो जाता है तो कभी तेरी दीदी को। मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे भूख लगी है और मुझे थोड़ी ही देर में खाना चाहिए, वरना तुम दोनों सोच लेना मैं तुम दोनों के साथ क्या करूँगी। सुरीली ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। सुरीली के जाने के बाद कृति श्रुति से कहती है, श्रुति, आज अगर हमारे माता पिता जिंदा होते तो हम भी आम बच्चों की तरह ही रहते। पता है,
मुझे भी मम्मी पापा की बहुत याद आती है। हम कर भी क्या सकते हैं दीदी, उन्हें तो पहले ही भगवान ने हमसे छीन लिया है। अगर वो हमें भी अपने पास बुला लेते तो कितना अच्छा होता। चलो अब माँ को खाना दे आते हैं, वरना वो फिर से आ जाएंगी। इसके बाद श्रुति सुरीली को खाना देने के लिए चली जाती है। खाना देने के बाद श्रुति और कृति भी खाना खाने लगती हैं। खाना खाने के बाद श्रुति कृति से कहती है, अब आप आराम कर लो दीदी, क्योंकि आपका जख्म भी ताज़ा है और आपको आराम करना चाहिए। इसके बाद कृति आराम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। समय के साथ सुरीली का व्यवहार बदलता ही नहीं है, उल्टा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो उन दोनों से उतनी ही नफरत करती थी जितनी कि वो पहले किया करती थी। एक दिन की बात है, सुरीली किसी बात पर कृति को पीट रही होती है। तभी श्रुति अपनी दीदी कृति को बचाने के लिए बीच में आ जाती है और सुरीली से कहती है, आप क्यों मेरी दीदी को मार रही हो? ये घर का पूरा काम करती है, फिर भी आप मेरी दीदी को मारती रहती हो। ये सुनकर सुरीली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सुरीली श्रुति से कहती है, आजा, तुझे भी पीट देती हूँ। अगर तुझे अपनी दीदी की इतनी ही चिंता है तो तू ही पूरे घर का काम क्यों नहीं कर देती? करती तो हूँ, घर का पूरा काम करती हूँ, फिर भी आपको तो पीटने का कोई न कोई बहाना ही चाहिए रहता है। ये सुनकर सुरीली श्रुति को भी पीटने लगती है और पीटने के बाद सुरीली वहाँ से चली जाती है। सुरीली के जाने के बाद श्रुति अपनी बहन कृति को चुप कराती है और खुद भी घर से बाहर निकल जाती है। घर के बाहर आने पर श्रुति खुद भी जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि श्रुति को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे, क्योंकि कृति उसकी बड़ी बहन थी और वो अपनी बहन पर सौतेली माँ को अत्याचार करते हुए नहीं देख सकती थी। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है जिसका नाम पंकज था। वो श्रुति को रोता हुआ देखकर उसके पास आता है और श्रुति से कहता है, क्या हुआ बेटा, तुम इतना रो क्यों रही हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? श्रुति पंकज को रोते हुए बताती है कि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और अब उसके घर पर एक सौतेली माँ है जो उस पर और उसकी बड़ी बहन पर बहुत अत्याचार करती है। ये सब सुनकर पंकज को काफी ज्यादा दुख होता है और वो श्रुति से कहता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे उनसे मिलवाओ जरा, मैं उन्हें समझा दूंगा। आप उनसे मत मिलिए, अगर आप उन्हें समझाएंगे तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। बेटी तुम घबराओ मत, बस मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। इसके बाद श्रुति पंकज को अपनी माँ सुरीली के पास ले जाती है। सुरीली के पास पहुँचने पर पंकज सुरीली से कहता है, आप अपनी दोनों बेटियों पर इतना अत्याचार क्यों करती हो? पंकज को देखकर सुरीली हैरान हो जाती है और पंकज से कहती है, आप कौन हैं और मुझे क्यों समझा रहे हैं? ये मेरा और मेरी बेटियों का मामला है। मुझे पता है वो आपकी बेटियां हैं। अगर आप इतना अत्याचार करेंगी तो ये एक दिन घर छोड़कर भाग जाएंगी, फिर आप क्या करेंगी? वो कहीं भी नहीं जाएंगी, मुझे सब पता है। वो कहीं जा भी नहीं सकती और अगर जाती है तो चली जाएं। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं इन बच्चियों को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अब तुम रहना इस घर में अकेली। ये कहकर पंकज उन दोनों बहनों को अपने साथ ले जाता है और अब कृति और श्रुति बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि पंकज उन्हें बहुत प्यार करता था। अब सुरीली अपने घर में अकेली रहती थी, जिस वजह से उसे घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता था और अकेले में उसे बहुत डर भी लगता था।
हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सोने चांदी की नेल पॉलिश की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। सीतापुर नाम के एक गाँव में रुक्मणी नाम की एक औरत रहती थी। रुक्मणी का पति राजेंद्र शहर में काम करता था। रुक्मणी की एक 15 साल की मीरा नाम की एक सौतेली बेटी थी, जो रुक्मणी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह मीरा अपने नाखून पर नेल पॉलिश लगा रही थी। तभी बाहर से चिल्लाते हुए रुक्मणी घर के अंदर आती है। ओहो, तो अम्मा यहाँ बैठी हैं, नाखून सजा रही हैं। कुछ और काम तो है नहीं। तेरे बाप ने 10-12 नौकर लगा रखे हैं क्या? नहीं माँ, मुझे आज अपनी दोस्त के पास जाना था। मैं तो इसीलिए नेल पॉलिश लगा रही थी। हाँ, तेरी दोस्त की तो शादी है ना, जैसे जो उसके पास जाने के लिए सारा काम छोड़कर तैयार हुआ जा रहा है। माँ, मुझे अभी स्कूल जाना है। बड़ी आई स्कूल जाने वाली। पहले चुपचाप आज का काम खत्म कर, उसके बाद ही कहीं जाना। माँ, पर मैं कुछ मत कर और घर का काम कर, फिर जाकर कुछ सोचना, काम चोर कहीं की। मीरा चुपचाप से घर के काम में लग जाती है और उसका स्कूल जाना भी कैंसिल हो जाता है। अगले दिन रुक्मणी को कहीं पर जाना था, इसीलिए वो अपनी नई साड़ी निकालती है और तैयार होने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी नेल पॉलिश नहीं मिल रही है। ये देखकर रुक्मणी लाल पीली हो जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मीरा, ओए ओ मीरा, कहाँ पर है तू? जल्दी यहाँ पर आ। मीरा दौड़ते हुए रुक्मणी के पास आती है। हाँ, क्या हुआ माँ, क्या हुआ? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप बता, मेरी नेल पॉलिश कहाँ रखी है तूने? माँ, मैंने आपकी नेल पॉलिश नहीं ली है। देख मीरा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि जितना कोरोना में मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी ना, उतना ही तुझको नेल पॉलिश की जरूरत है। चुपचाप सच सच बता दे, वरना अच्छा नहीं होगा। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करिए माँ। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर रुक्मणी मीरा को बहुत पीटती है और मीरा रोते रोते अपने कमरे में जाकर बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। अगले दिन मीरा सुबह स्कूल के लिए रास्ते से जा ही रही थी, तभी वो देखती है कि सामने से उसके पिता आ रहे थे। ये देखकर मीरा की आंखों में चमक आ जाती है। पापा, पापा आप आ गए, मेरे प्यारे पापा। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मेरा बहुत मन कर रहा था तुम लोगों से मिलने का, इसलिए मैं आज सुबह ही चला आया। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी पापा। आज तुम स्कूल मत जाओ, घर चलते हैं और खूब खेलेंगे आज। पापा, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? मुझे पता है तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज लेकर आया हूँ। वाह पापा, मैं बहुत खुश हूँ। पापा, मुझे भी आपके साथ शहर जाना है, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। हाँ बेटा, मैं तुम दोनों को लेने ही आया हूँ। माँ भी हमारे साथ जाएंगी क्या? क्यों, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? नहीं पापा, सब कुछ ठीक है। दोनों बातें करते हुए घर वापस पहुँच जाती हैं। घर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि रुक्मणी कहीं गई हुई है। जब तक माँ वापस आती है, तब तक आप मेरा गिफ्ट मुझे दे दीजिए ना पापा। अच्छा ठीक है बेटा। मीरा के पिता अपना बैग खोलते हैं और उसमें से 2 सुंदर से नेल पॉलिश निकालकर मीरा को दे देते हैं।
जो कि सोने और चांदी की थी और बहुत ही चमक रही थी। ओह वाओ, मजा आ गया पापा, आप तो मेरी पसंद की नेल पॉलिश लाए हैं। इससे तो मेरे नाखून चमकने लगेंगे। मैं जानता था कि ये सोने चांदी की नेल पॉलिश तुम्हें बहुत पसंद आएंगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यही लेकर आया हूँ। हाँ पापा, मैं अभी इसे लगाती हूँ। बेटा मीरा, मैं गांव में अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है पापा, आप जाइए। मीरा के पिता अपने दोस्तों से मिलने चले जाते हैं और मीरा नेल पॉलिश लगाने में बिजी हो जाती है। मीरा नेल पॉलिश लगाकर खुशी से नाचने लगती है। तभी रुक्मणी घर पर वापस आ जाती है। वो मीरा को नाचता हुआ देखकर अब बगुला हो जाती है। मीरा, तू अभी तक यहाँ पर नाच रही है? माँ, ये देखो, सोने और चांदी की प्यारी सी नेल पॉलिश। इससे मेरे नाखूनों में कितनी चमक आ जाएगी। देखो कितनी चमक रही है मेरे नाखून। तेरी इतनी हिम्मत, तू घर का सारा काम छोड़कर नाच गाना कर रही है। आज तो मैं तेरे नाखून ही नहीं छोड़ूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। माँ सॉरी माँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए ना माँ। मैं अभी घर का सारा काम कर देती हूँ। आज तो तेरा हमेशा के लिए खेल ही खत्म कर देती हूँ मैं। रुक्मणी गुस्से में रसोई घर में जाती है और वहाँ से एक चाकू लेकर आती है। रुक्मणी उस चाकू से मीरा के सारे नाखून जड़ से उखाड़ देती है। इसमें मीरा को बहुत दर्द होता है और मीरा जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। माँ, ये नेल पॉलिश मेरे लिए पापा लेकर आए थे। पापा? मतलब वो आ चुके हैं? हाँ, पापा गांव में अपने दोस्तों से मिलने गए हैं। फिर मीरा रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन में मीरा को सोकर उठने में बहुत लेट हो जाती है। रुक्मणी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो मीरा के कमरे में जाती है और बोलती है, ओहो, महारानी जी अभी तक सोई हुई हैं। लगता है कल की मार भूल गई। बाप का लाड ज्यादा ही सर चढ़ रहा है। उसके बाद मीरा रुक्मणी को अपने नाखून दिखाती है। मीरा के नाखून देखकर रुक्मणी के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि मीरा का घाव बिल्कुल ठीक हो गया था। और इतना ही नहीं, उसके नाखून सोने के बन चुके थे। हे भगवान, ये कैसे हुआ? रुक्मणी की आवाज सुनकर मीरा के पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? कोई हमें भी तो बताओ। देखिए जी, मीरा के नाखून कितने बड़े और सोने के हो गए हैं। अरे वाह, अब तो हमारी बेटी राजकुमारी हो गई है। और हाँ, मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि तुम दोनों अब मेरे साथ चलोगी। अब हम तीनों आराम से शहर में ही रहेंगे। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और मीरा के पिता मीरा और रुक्मणी को अपने साथ शहर ले जाते हैं। शहर जाने के बाद मीरा अब राजकुमारियों की तरह रहने लगती है और घर का सारा काम रुक्मणी को ही करना पड़ता था। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी